हेलो एवरीवन। आज आपका फिर से आपके साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम लोग डायमेंशन पढ़ेंगे, इनकी वीमा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। तो यह एक बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है जो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे आज के इस टॉपिक में। तो बीमा क्या है किसी भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी का व्युत्पन्न मात्रक यानी डिराइव यूनिट प्राप्त करने के लिए हम लोग उसके मूल मात्रक यानी कि फंडामेंटल यूनिट पर जो पावर हम लोग डालते हैं उसे ही हम लोग कहते हैं क्या, बीमा। जैसे कि ये जो एग्जाम्पल है, वेग यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू विस्थापन बटे समय यानी कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और यह क्या है, विस्थापन। देखिए सपोज विस्थापन क्या है, कोई ना कोई डिस्टेंस है, दूरी है। तो दूरी है यानी कि कोई ना कोई लंबाई हो गया, इसको कह सकते हैं, कोई ना कोई लंबाई होगा। तो इसका क्या होता है, मीटर होता है। और इसका डायमेंशन हम लोग क्या करते हैं, एल होता है। और टाइम यानी कि समय किसका मात्रक, समय का मात्रक क्या होता है, तो सेकंड ऐसे डिनोट करते हैं इसको। तो इसका क्या होता है, डायमेंशन टी लिखते हैं। तो अब उसी प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं कि वेग का जो फार्मूला होता है वो विस्थापन बटे समय यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन का क्या हो गया, यह एल होता है डायमेंशन, और समय का क्या होता है, टी होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं एल टी, आइए ऊपर चला जाएगा तो -1 पावर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एल टी -1। तो अब देखिए डायमेंशन फार्मूला और इक्वेशन, बीमीय सूत्र या बीमीय समीकरण इसको कहते हैं। तो किसी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए मूल मात्रकों के संयोग से बना व्यंजक यानी कि फंडामेंटल यूनिट का जो कॉम्बिनेशन हम कहते हैं, उस कॉम्बिनेशन से जो व्यंजक प्राप्त होता है वह होता है बीमीय सूत्र या विमीय समीकरण कह सकते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से हम डायमेंशन निकालेंगे। डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको याद रखना क्या है, लंबाई यानी कि लेंथ, समय यानी कि टाइम, और द्रव्यमान यानी कि मास, उसके बाद ताप यानी कि टेम्परेचर। इस चार का हम मूल रूप से डायमेंशन याद कर लेंगे, पता कर लेंगे क्या है। तो इसका मात्रक क्या होता है जान लेते हैं हम लोग, क्या मीटर होता है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। द्रव्यमान का क्या होता है, केजी होता है। और टेम्परेचर का क्या होता है, तो केल्विन होता है। तो इन सब का डायमेंशन हमें याद होना चाहिए। इसके डायमेंशन से हम सारे का डायमेंशन निकाल सकते हैं, मूल मेरा यही है। तो इसको जानने के लिए ये याद रखिए, लंबाई यानी कि लेंथ का डायमेंशन होता है एल, समय का डायमेंशन यानी टाइम का डायमेंशन होता है टी, और द्रव्यमान का डायमेंशन होता है एम, टेम्परेचर का हम लोग थीटा यूज करते हैं। इज इट क्लियर? तो इसके डायमेंशन से हम सबका डायमेंशन हम पता कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, जैसे सपोज कि एक त्वरण ले लेते हैं, त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन। जस्ट फॉर एग्जांपल, एक्सीलरेशन का क्या होता है, वेग में परिवर्तन अपॉन समय
समय अंतराल, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टेकन टाइम, कितना समय लग रहा है। तो यह मेरा क्या है, वेग है। तो वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो यानी कि वेग ही परिवर्तन हो रहा है, तो वेग बटे समय हम कह सकते हैं इसको। तो वेग का डायमेंशन क्या होता है, LT-1, अभी जस्ट हम लोग यहाँ पर किए हैं, अपॉन टाइम का होता है T। तो लिख सकते हैं LT-1, T-1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो देखिए LT, यहाँ पर -1, ये -1 दोनों जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा LT-2। क्लियर। तो उसी प्रकार से किसी का भी हो आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। जैसे कि अब सपोज यहाँ देख रहे हैं घनत्व, घनत्व का क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है फार्मूला, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का क्या होता है केजी, और इसका आयतन का होता है मीटर क्यूब। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, ये हो गया मास, मास का डायमेंशन m होता है, और मीटर का डायमेंशन l होता है, तो l की हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं ml-3। क्लियर। इसी प्रकार से हम सबका डायमेंशन निकाल सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं बीमाओं के उपयोग, यानी यूजेस ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन जो हम लोग पढ़ते हैं तो आखिरकार उसका उपयोग क्या है, क्या यूज करते हैं। तो सबसे उसको अध्ययन करने के लिए हम लोग जानते हैं सबसे पहले भौतिक राशियों का मात्रक लिखना, यानी कि इसके माध्यम से हम भौतिक राशि जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसका यूनिट हम लोग लिख सकते हैं। यानी किसी भौतिक राशि की बीमाएं ज्ञात होने पर हम उसका मात्रक हम लिख सकते हैं। सपोज जैसे कि अभी ही यहाँ पर देखिए कि इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वेग का। तो वेग का मात्रक जानने के लिए हम क्या करेंगे, एल क्या है, यह मेरा मीटर होता है, मीटर का ये डायमेंशन है तो लिख दिए मीटर, और यहाँ पर टाइम है तो सेकेंड लिख दिए, इसी पावर 1 है तो लिख दिए मीटर पर सेकेंड का, यानी वेलोसिटी का आपका क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अभी जैसे हम एक्सीलरेशन का निकाले, एक्सीलरेशन में ही देख लीजिए, यह जो एल क्या है, यह एल एक लंबाई है तो मीटर लिख सकते हैं, और इसका टाइम का क्या होता है सेकेंड होता है, सेकेंड लिख दिए। अब इस पे पावर 2 है तो लिख दिए, ये हो गया मेरा क्या एम एस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे एक सपोज हम जी का बीमा यहाँ पे निकाले हैं, जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक नियतांक है, तो इसका बीमा हम लोग जानते हैं m-1 L3 T-3 होता है। तो यानी कि केजी पे इन्वर्स हो गया, m पे मीटर पे q हो गया, और सेकेंड -2 हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं मीटर क्यूब पर केजी सेकेंड का स्क्वायर। तो इतना यह जो होता है एक न्यूटन का होता है, तो हम जी का मात्रा लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर अपर केजी का स्क्वायर। देखिए आ गया, क्लियर। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना, यानी कि किसी भी संख्यात्मक मान है यानी न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसका एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या होगा उस बात को हम लोग यहाँ पर इसके माध्यम से निकाल सकते हैं। देखिए कि यदि किसी, एक एग्जांपल है, यदि किसी भौतिक राशि P के आंकिक मान मात्रकों की दो विभिन्न पद्धतियों में n1 तथा n2 हो तथा उसके तत्संगत मात्रक क्रमशः u1 और u2 हो, यानी कि मात्रक दो सिस्टम है, तो दो सिस्टम में एक का u1 मान लिए और दूसरे का u2 मान लिए। न्यूमेरिक वैल्यू उसका एक का n पहले सिस्टम में n1 है तो दूसरे सिस्टम में n2 है। तो इस प्रकार से हम P = इक्वेशन लिख सकते हैं कि n1 इंटू u1 n2 तो अब दूसरे सिस्टम में यह जो है पहले सिस्टम में n1 न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से। फिर उसके बाद इसी प्रकार से दूसरे के लिए यदि m2 l2 और t2 होगा, यदि मास लेंथ और टाइम, तो इस प्रकार से हम दूसरा इक्वेशन, ये इक्वेशन लिख सकते हैं इसका।
अब दोनों से हम क्या कर सकते हैं, इसको रिलेट कर देंगे, ये भी पी का वैल्यू, ये भी पी का वैल्यू, तो दोनों वैल्यू बराबर है, तो बराबर है, वहाँ से तो n1 पता है ही, तो n2 पता करने के लिए हम इसको इधर से इधर कर सकते हैं, और क्या हो जाएगा, यह सब अनुपात में हो जाएगा सारा का सारा। उसी प्रकार से एक एग्जाम्पल जैसे हम लेकर के आए हुए हैं, एक एग्जाम्पल जैसे गुरुत्वीय त्वरण g स्मॉल g का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यदि लंबाई का मात्रक किलोमीटर तथा समय का मात्रक मिनट हो जाए तो g का आंकिक मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो सकता है। तो हम क्या कर दिए कि गुरुत्वीय त्वरण जो है मेरा पहले सिस्टम में इस जैसे कि LT-2 होता है इसका डायमेंशन, तो हम पहले सिस्टम में L1 T1 मान लिए, इसका मान मास m है, तो L2 T2 जो है वह दूसरे सिस्टम में है, जिसको कि अब हमको किलोमीटर और मिनट में चेंज करना है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू किस एक का n1 और दूसरे का n2 जैसे है, तो n1 मेरे पास पहले से पता है क्या है, 9.8 है। तो अब ऐसे केस में देखिए अब हम क्या करेंगे कि n1 और ये दोनों को पहले जैसे यहाँ पर है देखिए बराबर कर दिए, बराबर करने के बाद सबका वैल्यू हम पुट कर दिए, तो ये 9 इसका ये इधर कर दिए, तो ये अनुपात में हो गया। अब यह क्या है, n1 का वैल्यू 9.8 है, तो वो हम लिख दिए, और यह तो मीटर में है, यह सेकेंड में है T1 वाला, और यह इसको हमको चेंज किस में करना है, किलोमीटर में और मिनट में। क्लियर। तो अब जानते हैं हम लोग इस जगह पे कि यह जो है मेरा 9.8 यह n2 इज इक्वल टू, और यह जो मीटर में था तो यह अब क्या हो गया आपका 9 ये 60 इंटू 60 घंटा चेंज हो गया, ये अपॉन 1000, इसको हम कटा देंगे और सब फाइनली कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद यह 35.5 मेरा आ जाता है। तो यह जो आएगा मेरा क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर, यही जो फाइनल आपका वैल्यू आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आपका है तीसरा, भौतिक समीकरणों की सत्यता की जांच करना। अब इस समीकरण की जांच हम किसी भी समीकरण का हम जांच कर सकते हैं। उसके जांच करने के लिए जैसे कि यह लिया गया है, हम आपको करके दिखाते हैं यहाँ पर, जैसे कि S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, S यानी कि यह क्या हो गया, मीटर डिस्प्लेसमेंट है, तो यह क्या हो जाएगा मीटर, यानी कि L लिख सकते हैं इसको। यह मेरा क्या है, U मेरा क्या है, प्रारंभिक वेग है, तो यह क्या हो जाएगा LT-1, और यह जो हो जाएगा क्या T, और तीसरा क्या है यह हाफ AT स्क्वायर, तो हाफ यह चूंकि कांस्टेंट है तो डायमेंशन इसको नहीं मानता है। एक्सीलरेशन ए क्या है, एक्सीलरेशन तो LT-2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। तो अब देखिए इस जगह पर पहला टर्म जो है यह मेरा क्या L आ गया। दूसरा टर्म देखिए यह मेरा है, दूसरा टर्म का देखिए क्या हो जाएगा, ये LT-1 AT, यह माइनस में यह प्लस में, तो ये T खत्म हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ क्या, दूसरा टर्म में L ही बचेगा। सेम केस यहाँ पर भी देखिए, दोनों खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये भी यहाँ भी सिर्फ क्या बचा, L बचा। तो देखिए सारे टर्म में क्या है, L L L आ गया, यानी कि सभी पदों का जो मतलब कि यदि यह समीकरण है, फिजिकल क्वांटिटी है, तो समीकरण यह बिल्कुल सत्य है। क्लियर। इसी प्रकार से किसी भी फार्मूले का हम लोग डायमेंशनली प्रूव कर सकते हैं कि समीकरण मेरा सही है या नहीं है। अब देखिए यहाँ पर भौतिक समीकरण डायमेंशन का चौथा जो रूप है, ये उपयोग है, वह क्या है कि विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, यानी कि इसमें मतलब जितना भी भौतिक राशि है उस बीच में एक संबंध स्थापित करके एक फार्मूले का हम लोग डिराइव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं।
यानी जैसे कि एक सरल लोलक के आवर्त काल के सूत्र की स्थापना, जैसे कि एग्जांपल है किस प्रकार से स्थापना हम करेंगे, मतलब कि ज्ञात करेंगे, तो वह जानने के लिए जैसे कि माना कि लोलक का आवर्त काल t है और लोलक की लंबाई l, आलोलक के द्रव्यमान m तथा गुरुत्व त्वरण g पर निम्न प्रकार से हम निर्भर कर सकते हैं। तो यानी कि t इज इक्वल टू l टू द पावर x, m टू द पावर y, g टू द पावर z। l हो गया लंबाई, ये हो गया मास, ये हो गया गुरुत्व त्वरण। k क्या है? k मेरा एक कांस्टेंट है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, एक डायमेंशन यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो दोनों तरफ डायमेंशन जैसे अप्लाई करेंगे तो यह क्या हो गया, टाइम है तो टाइम का t हो जाएगा। तो l टू द पावर x है तो यहाँ पर लंबाई तो l हो गया, x हो गया, और मास है तो मास m हो गया, ये y। lt माइनस 2 यानी कि गुरुत्व त्वरण है, एक्सीलरेशन है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर m भी 0 है और लंबाई यहाँ पे नहीं है तो l 0 हम लिख सकते हैं, t यहाँ पर है तो लिख सकते हैं इसको ऐसा। तो अब इसमें दोनों इक्वेशन से हम रिलेट कराते हैं, यानी कि पहले इसको यहाँ देखते हैं कि l यहाँ पर है, l यहाँ पर है, तो यहाँ पर पावर z है तो लिख सकते हैं l टू द पावर x प्लस z। फिर उसके बाद m यहाँ पर है तो m पे पावर y ही रह जाएगा। यहाँ पर t है तो t अब माइनस 2 है तो -2, यहाँ पर z है तो 2z हो जाएगा। अब दोनों साइड का जो डायमेंशन है दोनों को हम कंपेयर करते हैं। तो डायमेंशन कंपेयर करके देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, ये पहले x, ये लंबाई का हम देखते हैं, यहाँ l है, यहाँ भी l है, तो यहाँ पर डायमेंशन इसका x प्लस z है और यहाँ पर 0 तो इज इक्वल टू 0 दे देंगे। उसी प्रकार से y का टर्म भी देखते हैं, यहाँ 0 है तो y इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर t में देखते हैं, यहाँ पर -2z है तो यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो z इज इक्वल टू -½ हो जाएगा। x का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये यदि z का वैल्यू हमें पता है -½ है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +½ हो जाएगा। सपोज हम आपको कैलकुलेट करके दिखा देते हैं कि x प्लस z इज इक्वल टू 0। चूँकि यहाँ पर मेरे पास z का वैल्यू आ गया है -½ यहाँ पे देखिए। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, x और ये -½ लिख देंगे इसको, इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हाफ हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, देखिए यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर y का वैल्यू तो 0 है ही। अब ये सारा वैल्यू x y z का जो वैल्यू है इस इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देते हैं। तो पुट करने के बाद यहाँ चूँकि x का वैल्यू क्या आया है, देखिए ½ है तो ये पुट कर दिए ½। फिर y है तो y का वैल्यू क्या 0 आया हुआ है तो 0 पुट कर दिए, और g पे पावर z है तो z का वैल्यू आया -½ तो -½ कर दिए। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया कि इस जगह पर, तो अब हम देखते हैं t इज इक्वल टू k पे पावर -½ है, तो अब यह k इसको रूट लिख सकते हैं, हाफ को रूट लिखते हैं l अपॉन, ये चूँकि माइनस में है तो नीचे चला आएगा तो रूट g लिख सकते हैं। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k √l/g जो मेरा यहाँ पे आया हुआ है। तो इस प्रकार से सरल लोलक का यह एक कंप्लीट फार्मूला तैयार हो गया। तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि विमीय विश्लेषण की सीमाएं, यानी कि लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन भी है तो एक इसका कोई ना कोई लिमिट है, कोई ना कोई इसमें कमियां है, किसी न किसी क्षेत्र तक यह काम करता है। तो इसमें क्या कमियां हैं वो हम जानने के लिए, इसकी सत्यता देखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहला इसमें क्या है कि यदि सूत्र में कोई बीमाहीन संख्या आती है तो उसका हम इस विधि से पता नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग देखें कि यह जो सरल लोलक का जो एक फार्मूला हम लोग अभी ड्राइव किए, तो इसमें k एक कांस्टेंट है, इसका हम लोग किसी भी प्रकार का कोई इसका डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशनलेस होता है। इसका यदि सरल लोलक का हम डायमेंशन निकालेंगे तो इसके थ्रू हम निकाल सकते हैं, कुछ भी डायमेंशन होगा, लेकिन उसमें इसका पता नहीं चलेगा। जैसे सपोज एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के ई का जो फार्मूला होता है ½ mv² होता है,
तो हम इसका डायमेंशन जब लिखते हैं तो किलो मास का क्या हो जाता है m, और इसका हो जाता है L2 T-2। तो इसमें देखिए क्या है कि इस डायमेंशन के थ्रू ये एनर्जी का है, लेकिन इसका हाफ का कोई इसमें पता नहीं चलता है, यह एक कमी है। फिर उसके बाद दूसरा देखिए क्या है, एक सी बीमा की यदि दो राशियां होती है तो इस विधि से हम उसका विभेद नहीं पता कर सकते हैं। जैसे सपोज हम लोग वेलोसिटी और स्पीड लेते हैं, इस दोनों का डायमेंशन LT-1 होता है, इसका भी LT-1 होता है। तो हम यह डायमेंशन देख करके आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि यह वेलोसिटी का है कि स्पीड का है, दोनों का क्योंकि सेम ही होता है। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है कि चूँकि इस विधि से हम MLT तथा थीटा की घातों की तुलना करके केवल 4 ही समीकरण बना सकते हैं। यदि कोई चर राशि 4 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो हम इस विधि से इस समीकरण का कोई भी रूप स्थापित करने में असमर्थ हो जाते हैं। यानी कि इस 4 के अलावा यदि कोई दूसरा आ जाता है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए यह इसमें इसका व्याख्या नहीं किया गया है। क्या लास्ट देखिए क्या है कि इस विधि द्वारा ऐसे समीकरण ज्ञात नहीं किए जा सकते जिनमें योग या अंतर के पद हैं, जैसे कि UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। इसका यदि हम डायमेंशन निकालते हैं तो यह जो एडिशन का साइन आया, इसका हम उसमें किसी प्रकार का कोई पता नहीं लगा सकते हैं। इस मेथड से इसका कोई विवरण नहीं रहता है। तो ये था आपका डायमेंशन का लिमिटेशन था यहाँ तक, और आज के लिए यहाँ इतना सा ही। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जरूर नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो जरूर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक्स।